हाय एवरीवन, दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू आफ्टर बुक्स। तो हमने स्टार्ट किया है क्लास 10 साइंस का केमिस्ट्री पोर्शन, जिसमें फर्स्ट 3 चैप्टर्स दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। इन सब की वन शॉट वीडियोस आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज इन आई बटन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। This video will again be a one-shot video and will comprise of the reduced syllabus of 2020 and 2021 session. So let's start. Now what is carbon? Carbon is a non-metal. Non-metals के बारे में we have already discussed in detail in the previous chapter. Now, carbon is present only 0.02% in the Earth's crust and only 0.03% in the atmosphere in the form of carbon dioxide gas. फिर भी carbon is very very important. क्यों? Because जितने भी living organisms हैं, they are all made of carbon based compounds. Carbohydrates, fats, wool, nylon, silk, ये सब carbon based compounds के बने हैं. Fuels, CNG, petrol, wood, ये सारे भी किससे बने हैं? कार्बन बेस्ड कंपाउंड से. इसीलिए कार्बन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ हाउ विल वी आइडेंटिफाई इफ कार्बन इज प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस और नॉट? कमिंग टू द आइडेंटिफिकेशन. तो हम क्या करेंगे, अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसी सब्सटेंस में कार्बन प्रेजेंट है कि नहीं, वी विल बर्न दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. अगर वहां से CO2 गैस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में कार्बन प्रेजेंट होगा. नाउ हाउ डू वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस? क्या करेंगे, हम लाइम वाटर लेंगे, उससे हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाएंगे. अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाए, इफ द लाइम वाटर चेंजेस मिल्की, तो इसका मतलब वहां पे कौन सी गैस प्रेजेंट थी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. एंड ये मिल्कीनेस किसकी वजह से अपीयर होती है? वी हैव ऑलरेडी डन इन चैप्टर नंबर 1 दैट द मिल्कीनेस अपीयर्ड इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 which is known as calcium carbonate and this is milky white in color. इसीलिए ही जो स्लेक्ड लाइम है दैट इज CaOH होल ट्वाइस, उसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऐड करते हैं तो CaCO3 बनता है विच इज मिल्की वाइट इन कलर एंड इसीलिए यहाँ पे मिल्की अपीयरेंस हो जाती है लाइम वाटर की. दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस चेंजेस लाइम वाटर मिल्की. ओके, नाउ कार्बन दो तरीके में एग्जिस्ट करता है इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज इन फ्री फॉर्म एंड कंबाइंड फॉर्म. Now free form में it exists in 3 forms, that is diamond, graphite and fullerene. तो ये तीनों हैं क्या? These are basically the allotropes of carbon, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे. कंबाइंड फॉर्म में कैसे कार्बन एग्जिस्ट करता है? एज कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स. For example, in limestone, chalk, marble, etc. Also, carbohydrates में भी कार्बन एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म. कंबाइंड फॉर्म मीन्स किसी के साथ कंबाइन होकर एग्जिस्ट करता है. फ्री फॉर्म मीन्स अकेला ही कार्बन एग्जिस्ट करता है. नाउ ये सब पढ़ने से पहले, एलोट्रोप्स पढ़ने से पहले हम पहले करते हैं द बॉन्डिंग इन केस ऑफ कार्बन. नाउ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स वाले चैप्टर में हमने लास्ट में डिस्कस किया था अबाउट द आयनिक कंपाउंड्स. एक बार यहाँ पे हम आयनिक कंपाउंड्स की क्विक रिवीजन ले लेते हैं. तो आयनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स थे जो दो तरह के आयन से बने हैं? दैट इज केटाइन एंड अनाइन. केटाइन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, अनाइन इज नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है, तो कैसे? हमने यहाँ पे NaCl और MgCl2 का एग्जाम्पल लिया था. क्या कहा था हमने कि NaCl का एटॉमिक नंबर इज 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक
कन्फिग्रेशन हमने लिखी 281, Cl का एटॉमिक नंबर इज 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हमने 287। नाउ यहाँ पे इन दोनों को ही अपनी स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, या जिसको हम बोलते हैं अपना ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना है। या तो ये 28 रहे या ये 288 हो जाए, क्योंकि ये 2, 8, 8, 18 मैजिक नंबर्स होते हैं। इन नंबर्स पे जाके ही हमारा जो एटम है वो स्टेबल होता है। नाउ यहाँ पे 281 है, यहाँ पे 287 है। अगर ये सोडियम यहाँ से अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दे तो यहाँ पे क्लोरीन के पास हो जाएंगे 288 इलेक्ट्रॉन्स और सोडियम के पास हो जाएंगे 28 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ही यहाँ पे स्टेबल हो जाएंगे। एंड इसीलिए ऐसा ये रेडिली करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, दैट मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। एंड यहाँ पे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से हम कहते हैं दैट नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। और हमने इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे दिखाया था इसका, ये सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स। हमने क्या कहा कि ये जो सोडियम है इसने क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है और क्या फॉर्म किया है, सोडियम के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन के ऊपर अब हो चुके हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें ये एक इलेक्ट्रॉन किसका है, सोडियम का। सो ये था आयनिक कंपाउंड्स के बारे में जो हमने डिस्कस किया। आयनिक कंपाउंड्स में हुआ क्या है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ है। एंड इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड क्या हो रहा था, इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड देयर वाज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन उठ के पूरी तरह ही दूसरी स्पीशीज के पास जा चुका है, कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे। एंड हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं इनके। क्यों होते हैं, बिकॉज यहाँ पे इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपस में बहुत ज्यादा होती हैं बिटवीन द ओपोजिटली चार्ज्ड आयंस, दैट इज केटाइन एंड अनाइन। और हमने क्या डिस्कस किया था कि मॉल्टन या एक्वा स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, वेयर एज सॉलिड स्टेट में दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज वहां पे आयंस फर्निश नहीं हो पाते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ मॉल्टन और एक्वा स्टेट यहाँ पे आयंस बन जाते हैं एंड दोज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन की। कार्बन अगर हम बात करें, कार्बन एटॉमिक नंबर कितना है इसका, द एटॉमिक नंबर इज 6। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है हमने, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, यहाँ पे हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं एक बार इन शॉर्ट। दैट हमारे पास एक एटम में एक तो न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, जस्ट एज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। नाउ यहाँ पे ये न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। सो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। नाउ ये जो शेल्स हैं, इन शेल्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, इसका नंबर फिक्स्ड है। दैट इज फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन फर्स्ट शेल। सेकेंड शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड। यहाँ पे ही थर्ड शेल होगी, उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं फोर्थ शेल में। तो ये 2, 8, 8, 18 नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कौन सी शेल में आ सकते हैं एट मैक्स। ठीक है, नाउ अब कार्बन के पास यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर 6 होने का क्या मतलब है, एटॉमिक नंबर होता क्या है, atomic number is the number of electrons or protons present in the atom.
कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नाउ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि एटम क्या होता है, एज अ होल न्यूट्रल होता है। अगर इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा तो ही ये न्यूट्रल होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। एक एटम में 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स के ऊपर होता है नो चार्ज। ठीक है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं, जो सेंटर में न्यूक्लियस है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ होते हैं, जो आसपास शेल्स है वहां पे रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब वो जो शेल्स हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उनका नंबर भी फिक्स्ड है। नाउ हमें ये भी पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मींस हमने टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स पुट करने हैं शेल्स में। तो कैसे पुट करेंगे, सी फर्स्ट शेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में पुट कर दिए। नाउ सेकंड शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बट कार्बन के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, अब 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स हम ऑलरेडी फर्स्ट शेल में पुट कर चुके हैं। तो यहाँ पे दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के इस एटम में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड हैं। फर्स्ट शेल में 2 एटम्स, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन केस ऑफ कार्बन एटम। नाउ जब हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की बात की तो सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, मींस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। तो वहां पे क्या हो रहा था, अगर एक सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन उसका 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो दोनों की जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है, दोनों की स्टेबिलिटी कंप्लीट होती है। इसीलिए उन्होंने ऐसा किया और आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर लिया। बट अब यहाँ पे कार्बन के केस में क्या है कि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर इसे अकेला 2 नंबर रखना है अपने पास, मींस अकेली फर्स्ट शेल रखनी है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, यहां से 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना पड़ेगा। और अगर ये चाहता है कि मैं 2 शेल्स अपनी कंप्लीट कर लूं, मींस 2-8 कन्फिग्रेशन अपनी रखूं, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। 2 चीजें कर सकता है ये, या ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे और बिल्कुल एक ड्यूप्लेट, जहां पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं ड्यूप्लेट, या तो अपना ड्यूप्लेट फॉर्म करे, या क्या कर ले 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले ले कहीं से और यहाँ पे 8 बन जाए टोटल नंबर, मींस ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ऑक्टेट। अब ये ऐसा करना क्यों चाहता है, बिकॉज यहाँ पे ये जो कन्फिग्रेशन है ये स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है, मींस अगर किसी एटम में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल है, अगर किसी एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल है, अगर किसी एटम में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल है। कहने का मतलब पूरी एक शेल होनी चाहिए तो वो स्टेबल है। बट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट शेल तो कंप्लीट है ठीक, बट सेकंड शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और लेके अपनी दूसरी शेल भी कंप्लीट करें, या 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव करके सिर्फ और सिर्फ अपनी फर्स्ट शेल में आ जाए। नाउ अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, फोर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का क्या मतलब हो गया कि इसकी कन्फिग्रेशन अब हो गई 2,8। 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन कर लिए। नाउ प्रोटॉन्स तो इसके पास उतने ही रहे ना जितने पहले थे, प्रोटॉन्स कितने थे पहले 6, बट अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं इसके पास 8 and 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिव चार्ज सिर्फ 6 का है एंड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने आ गए, नेगेटिव चार्ज कितनों पे है 10 पे। तो यहाँ पे ये जो प्रोटॉन्स हैं 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे स्टेबलाइज नहीं कर सकते हैं एंड ऑल्सो एनर्जेटिकली भी ये फेवरेबल नहीं है। अगर यहाँ पे ये लूज कर देता है 4 इलेक्ट्रॉन्स,
अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ये लूज करता है तो क्या बन जाती है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? सिर्फ 2 रह जाती है। नाउ यहाँ पे अब प्रोटॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स तो पहले भी 6 ही थे, अब भी 6 ही हैं, बट अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली 2। ठीक, तो यहाँ पे अब 6 प्रोटॉन्स हैं और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगेन ये स्टेबलाइज नहीं हो सकता, ऑल्सो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इन दोनों ही प्रोसेसेस को करवाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करवाने हैं या 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करवाने हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा टास्क है। ऑल्सो जो कार्बन है वो एक छोटा एटम है। ठीक, तो जो 2 ही शेल्स हैं इसके पास, वो शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे ये जो न्यूक्लियस है इसका पॉजिटिव चार्ज पुल लगाता है और जल्दी उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने नहीं देता। सो लूज करना इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट दैट इजी। अगेन गेन करना इलेक्ट्रॉन्स भी इज नॉट दैट इजी। सो ना ही ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा एंड ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। इसीलिए किसी भी हाल में इट विल नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में हम क्या चाहते थे कि कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए इलेक्ट्रॉन का, या तो पूरी तरह गेन कर ले या पूरी तरह लूज कर दे, पर ऐसा इसमें नहीं हो सकता। इसीलिए ये आयनिक बॉन्ड तो बिल्कुल भी फॉर्म नहीं करेगा। तो इसमें कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? बॉन्ड फॉर्म होगा यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड। Now what is covalent bond? Covalent bond is the bond formed by the sharing of electrons. क्योंकि अब इसके पास कोई भी और ऑल्टरनेटिव तो है नहीं, आयनिक बॉन्ड ये बना नहीं सकता, तो इसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। और इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कैसे करेगा अभी हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज। तो आयनिक जो कंपाउंड्स थे उसमें क्या था? आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट था। अब जिन कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड है उन कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? कोवेलेंट कंपाउंड्स। नाउ कोवेलेंट कंपाउंड्स का क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे अब कोई भी आयंस फर्निश नहीं होंगे, ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज, ना ही कोई नेगेटिव चार्ज, ना ही कोई इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन, इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड से लो होते हैं। एंड ऑल्सो अभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? नाउ दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इनके पास अब आयंस नहीं हैं। So they are poor conductors of electricity, but एक एक्सेप्शन है which is graphite, क्योंकि हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में उसको डिस्कस किया है that graphite is a good conductor of both heat as well as that of electricity. So ये हैं covalent bonds की properties. Now देखते हैं covalent bonding in some of the compounds. सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज H2। नाउ 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यहां पे मैंने ड्रॉ कर लिए। एक हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है हाइड्रोजन का? 1। सो इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन अब अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट कर नहीं सकता, 7 मोर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से गेन करेगा ये? तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है एंड अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर सकता है। 1 मोर इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से इसको मिल जाए तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए, बट अब ये भी ना ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो यहाँ पे इन H2 मॉलिक्यूल जब ये खुद के जैसे ही दूसरे एटम के साथ है तब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। मीन्स अगर ये वाले हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो जाए तो इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली अगर ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को शेयर हो जाए तो इस हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट, तो शेयरिंग का फायदा ही फायदा हुआ है इन्हें, तो वाई नॉट शेयरिंग करेंगे। एंड कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा यहाँ पर? कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। नाउ यहाँ पे कितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे? हाइड्रोजन ने कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया? इसने 1। इसने भी कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया? 1।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ H2। एक और मॉलिक्यूल करते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं पहले, इसकी क्या होगी, 2,6। नाउ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 2 ऑक्सीजन एटम्स ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शो कर देते हैं। ओके, नाउ अब इस ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर कर ले तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो वाई नॉट, यहां से इसके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। सिमिलरली इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से इसको और शेयर हो जाएं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी यहां से शेयरिंग करेगा और ये क्या बन जाएगा, O2 का मॉलिक्यूल। नाउ यहाँ पे कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, सी ये वाला जो ऑक्सीजन एटम्स है ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये ऑक्सीजन एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड्स भी कितने फॉर्म होंगे, 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड। एक इस इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन में, एक इस इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन में, ऐसे शो कर सकते हैं इसको, दिस इज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ये जो 2 बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं इसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन में एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है, दिस इज सिंगल बॉन्ड। नाउ अगर यहीं पे हम बात करें N, दैट इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाउ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2,5। ओ सॉरी, दिस इज N2। सो 2,5 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये ऐसे शो कर सकते हैं एक नाइट्रोजन को, ऐसे शो कर सकते हैं दूसरे नाइट्रोजन को। यहाँ पे हमने ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दोनों नाइट्रोजन के केसेस में शो कर दिए। नाउ अगेन क्या होगा, इसके पास है टोटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स एक नाइट्रोजन के पास, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर कर ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, दूसरे नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सिमिलरली ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा और ये क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाउ यहाँ पे बॉन्ड्स कितने बनेंगे, सी ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड इन केस ऑफ N2 मॉलिक्यूल। और ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज अ ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सो क्या है, हाइड्रोजन में है सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड। नाउ यहाँ पे हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते जैसे इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हमने क्या किया था, बाद में Na को पॉजिटिव लिख दिया था और Cl के ऊपर क्या लिख दिया था, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वहां पे कंप्लीट ट्रांसफर हुआ था इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, शेयरिंग हो रही है, इसीलिए हम किसी भी एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एटम पे नेगेटिव चार्ज शो नहीं कर सकते एंड हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। उस केस में हमने क्या किया था, एक एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया था और दूसरे को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया था और कंप्लीट ट्रांसफर करवाया था इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, शेयरिंग दिखा रहे हैं और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे दोनों तरफ से उतने ही यहाँ पे बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। कितने बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सारे कैसे बॉन्ड्स हैं, दीज ऑल आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो यहां से हमें क्या पता लगा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो
सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है एंड ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ओके, अब अगर हम कार्बन की बात करें कि कार्बन कैसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4 मींस इसकी वैलेंसी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास 4। तो अगर ये एक कार्बन है और इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब ये क्या कर सकता है, अगर कोई और एटम है जिसकी वैलेंसी भी 1 ही है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी इज 1, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो अब अगर ये हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, अगर ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट। सिमिलरली इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट भी कंप्लीट हो जाएगा अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। सिमिलरली इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट भी कंप्लीट एंड सिमिलरली इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट भी कंप्लीट। नाउ कार्बन ने क्या कंप्लीट करना है, अपना ऑक्टेट। 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ऑलरेडी हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको और शेयर करने हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने एक एक करके हर हाइड्रोजन एटम से शेयर कर लिए और इसका क्या कंप्लीट हो गया, यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट एंड हाइड्रोजन के पास 1 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 इलेक्ट्रॉन एंड 1 2 इलेक्ट्रॉन, हर हाइड्रोजन का यहाँ पे ड्यूप्लेट कंप्लीट है। सो दिस मॉलिक्यूल इज स्टेबल एंड ये कौन सा मॉलिक्यूल हुआ, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं, 4 हाइड्रोजन्स। दिस इज CH4 जिसको क्या बोलते हैं हम, मीथेन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। नाउ अगर यहां पे हम चाहते हैं कि कार्बन के साथ ही बॉन्डिंग करवाएं तो वो कैसे होगी, सी 2 फैक्टर्स के कारण कार्बन की वर्सेटाइल नेचर होती है। नाउ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन इज ड्यू टू 2 रीजंस। फर्स्ट रीजन तो हो गया टेट्रावैलेंसी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 वैलेंसी है, इसके कारण ये ना इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, 4 ना लूज कर सकता है, 4 शेयरिंग करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। नाउ सेकंड रीजन क्या है इसका, सेकंड रीजन इज कैटिनेशन। वर्सेटाइल नेचर का मतलब होता है कि इट इज यूनिक। नाउ कैटिनेशन इसकी एक सेकंड प्रॉपर्टी है। इन केस ऑफ कैटिनेशन क्या होता है, यहां पे सेल्फ लिंकेज ऑफ एटम्स। जिन एटम्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि अपने ही तरह के और एटम्स के साथ वो लिंक कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। एंड जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा देखी गई है इन केस ऑफ कार्बन। मींस कार्बन में ये बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि वो अपने ही जैसे और कार्बन एटम्स के साथ बहुत बहुत लंबी चेन्स बना सकते हैं या रिंग्स बना सकते हैं। इसके सिवा बोरोन एंड सल्फर में भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, बट इतनी नहीं होती जितनी इन केस ऑफ कार्बन होती है। नाउ अब कैटिनेशन में हम क्या बोल रहे हैं कि कार्बन ने किसके साथ बॉन्ड बनाना है, अपने ही जैसे और एटम्स के साथ, दैट इज कार्बन के साथ। तो ये ऐसा कैसे करेगा, सी एक कार्बन के पास टोटल है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली दूसरे कार्बन के पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अगर ये कार्बन और ये कार्बन में हमें बॉन्ड बनवाना है तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों की बॉन्डिंग कैसे करेंगे, सी देखो दिस इज 1 कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, इसको चाहिए कितने 4 मोर एटम्स, 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। सिमिलरली इसको भी 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन एटम लगाएं, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ से तो शेयरिंग करके हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा शेयरिंग करके।
नाउ बचे कार्बन। कार्बन को ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करें? अब कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इसे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इसे इस कार्बन से शेयर करवा दें तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। नाउ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए कार्बन के पास? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सिमिलरली इसके पास भी कितने होंगे? सिमिलरली इस कार्बन पे भी क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाय शेयरिंग 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बॉन्ड किस में बना है? सी, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में एक बॉन्ड, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में सेकंड बॉन्ड। मींस ये क्या बन गया है? ये बन गया है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। जस्ट नाउ हमने जो कंपाउंड देखा उसमें क्या फॉर्म हो रहा था? कार्बन और कार्बन में 2 बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे थे। ठीक, तो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्या हो सकता है कि कार्बन और कार्बन में या तो कौन सा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड, या कार्बन और कार्बन में 2 बॉन्ड्स हो सकते हैं, या कार्बन और कार्बन में 3 बॉन्ड्स हो सकते हैं। सी, अब यहाँ पे हर कार्बन की वैलेंसी 4 है। एक वैलेंसी यहाँ पे इस कार्बन की कंप्लीट है, बट 3 वैलेंसीज इसकी अभी बाकी हैं। तो ये 3 वैलेंसीज पे कोई भी मोनोवेलेंट एटम आ सकता है। मोनोवेलेंट एटम का क्या मतलब होता है? जिसकी वैलेंसी 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1। अगर हम हेलोजेंस की बात करें जो ग्रुप 17 है, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, क्या है? 2 8 एंड 7। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी भी 1 है। सी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी। यहाँ पे ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, इनको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर हमसे इसकी कोई वैलेंसी पूछे, वैलेंसी का क्या मतलब है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ रहे हैं या देने पड़ रहे हैं, उसको बोलेंगे हम इसकी वैलेंसी। तो यहाँ पे क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो क्लोरीन की वैलेंसी भी क्या है? 1। इसीलिए सारे हेलोजेंस दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये भी सारे मोनोवेलेंट हैं, और हाइड्रोजन भी क्या है? एक मोनोवेलेंट एटम है। तो यहाँ पे इन सब में से कोई भी आ सकता है एटम। अभी फिलहाल हमने क्या किया है? इनकी वैलेंसीज फ्री दिखाई हैं। अगर ये सारी वैलेंसीज की जगह पे मैं हाइड्रोजन लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? दिस। और इसको क्या लिख सकती हूं मैं? टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं? 2। और कितने टोटल हाइड्रोजन एटम्स हैं? 6। तो ये बन गया C2H6। अब सिमिलरली यहाँ पे कार्बन और कार्बन में 2 बॉन्ड्स हैं। इस कार्बन की 2 वैलेंसीज कंप्लीट, तो 2 वैलेंसीज बची हुई हैं। सिमिलरली इस कार्बन की 2 वैलेंसीज कंप्लीट, 2 वैलेंसीज बची हुई हैं। यहाँ पे भी अगर मैं हाइड्रोजन्स लगा दूं इन वैलेंसीज को कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? टोटल कितने कार्बन एटम्स? 2 कार्बन एटम्स। और हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 4। नाउ इस पे आते हैं। एक कार्बन की 3 वैलेंसीज कंप्लीट, एक वैलेंसी बाकी, इसकी भी 3 वैलेंसीज कंप्लीट, एक वैलेंसी बाकी, वहां पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया। ये भी क्या हो जाएगा? C2H2। ओके, नाउ जिन कंपाउंड्स में कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, एंड जिन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। कहने का मतलब क्या है? जिन कंपाउंड्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड कंपाउंड्स एक से ज्यादा बॉन्ड है, दैट इज मल्टीपल बॉन्ड्स, तो उनको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? दिस वी आर डिस्कसिंग क्योंकि हमें जानना है होमोलोगस सीरीज के बारे में। सो होमोलोगस सीरीज क्या है? होमोलोगस सीरीज बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सीरीज होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जो बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन से बने हों। वैसे उनमें और भी एटम्स हो सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह, बट बेसिकली जिन कंपाउंड्स में
कार्बन और हाइड्रोजन, जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, उनको वी कॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो होमोलोगस सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऐसी सीरीज होती है जिस सारी सीरीज में ऐसे हम कंपाउंड्स पुट करेंगे जिनकी क्या होंगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, बट वो डिफर किससे करेंगे एक दूसरे से, दे विल डिफर इन CH2 ग्रुप। ये अभी हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बार के लिए हम समझते हैं, जो 2 मेंबर्स होंगे होमोलोगस सीरीज के, उन दोनों में कितने का डिफरेंस होगा, एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस होने का क्या मतलब है कि उनके मॉलिक्यूलर मासेस में कितना फर्क होगा, 14 का फर्क। 14 का फर्क होगा उनके एटॉमिक मासेस में, ठीक है, उनके मॉलिक्यूलर मासेस में 14 का फर्क होगा वहां पे। एंड क्या होगा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे जैसे हम होमोलोगस सीरीज में आगे की आगे मूव करेंगे, CH2 ग्रुप ऐड होता जाएगा, होमोलोगस सीरीज बढ़ती जाएगी, वहां पे क्या होता रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती जाएगी। दैट इज, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मासेस। जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। नाउ अगर हम होमोलोगस सीरीज को देखते हैं एक एग्जांपल से, सी, अगर यहां पे हम CH4 की बात करें, व्हाट इज CH4? CH4 इज मीथेन। नाउ अगर इस CH4 में हम एक CH2 ग्रुप ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम C2, H कितने हो गए अब 6। अगर इस C2H6 में हम दोबारा CH2 ग्रुप ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, ये अब क्या बन गया, ये C3H8। फिर से हम यहां पे अगर एक CH2 ग्रुप ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, C4H10 एंड सो ऑन। सो ये जो सीरीज है, ये मेंबर्स कौन से हुए, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ये सारे मेंबर्स एक सीरीज को बिलोंग करेंगे जिसको हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। और ये सीरीज किसकी होगी, ये सीरीज होगी अल्केन्स की, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि C2H6 को हमने क्या बोला है, अल्केन बोला है। सी, जिनमें भी सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन में उनको बोलते हैं अल्केन्स, जिनमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं अल्कीन्स, और जिनमें कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं अल्काइंस। तो यहां पे ये जो C2H6 है, दिस इज एन अल्केन, एंड C2H6 किसका मेंबर है, इस सीरीज का मेंबर है। तो ये सीरीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये सीरीज रिप्रेजेंट कर रही है अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज को। इसका फर्स्ट मेंबर कौन सा है, CH4, सेकंड मेंबर है C2H6, थर्ड मेंबर है C3H8, फोर्थ मेंबर है C4H10 एंड सो ऑन। एंड इनमें कितने का फर्क आ रहा है, एक CH2 ग्रुप का फर्क आ रहा है। और कितना मास का फर्क आ रहा है यहाँ पे, 14 का। क्यों, क्योंकि कार्बन का मास 12, यहाँ पे CH2 ग्रुप में कार्बन का मास 12 और एक हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन का मास 2, तो यहाँ पे ये टोटल कितने मास का फर्क हो गया, 14 का। ठीक है, तो ये सारे मेंबर्स एक ही सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनकी एक तरह की ही केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, बट जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे CH2 ग्रुप हम ऐड कर रहे हैं वैसे वैसे मास इंक्रीज हो रहा है, और जो बड़े मासेस वाले हैं उनके क्या होंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे। सो दिस इज द सीरीज ऑफ अल्केन्स। अब अगर हम इसके जर्नल फॉर्मूला की बात करें, हर होमोलोगस सीरीज का एक जर्नल फॉर्मूला होगा, तो इस सीरीज का जर्नल फॉर्मूला क्या होगा, देखो, द जर्नल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स इज CnH2n+2। मतलब क्या है इसका, अगर यहां पे n की वैल्यू में 1 पुट करूं तो ये क्या बन जाएगा, C1
H2 इंटू 1 2 प्लस 2 4, तो ये क्या बन गया CH4। देखो इस सीरीज का मेंबर है। अगर यहाँ पे मैं 2 पुट करूं तो ये क्या बनेगा C2H, 2 2 4 प्लस 2 6, ये भी इस सीरीज का मेंबर है। तो यहाँ पे हम n की वैल्यूज को जितनी भी पुट करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास यहाँ पे अल्केन्स के होमोलोगस सीरीज के नेक्स्ट मेंबर्स हमें ऑब्टेन होते जाएंगे। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स। नाउ अगर हम बात करें अल्कीन्स और अल्काइंस की, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स अभी हमने किया CnH2n प्लस 2। अल्केन्स के बाद आते हैं अल्कीन्स और अल्कीन्स के बाद आते हैं अल्काइंस। अल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या ओनली सिंगल बॉन्ड, एंड अल्कीन्स डबल बॉन्ड, एंड इन अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला अल्कीन्स का क्या होता है CnH2n और अल्काइंस का क्या होता है CnH2n-2। यहाँ पे n की वैल्यूज को पुट करके देख सकते हो, पता लग जाएगा। बट इन केस ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस n की मिनिमम वैल्यू होती है 2, बिकॉज अगर हमें कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड फॉर्म करना है तो यहाँ पे 2 कार्बन्स का प्रेजेंट होना इज मस्ट। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें हम n की वैल्यू 1 क्यों रख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो सकता था बिकॉज हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट। बट यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन फॉर्म नहीं कर सकता बिकॉज हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 है। तो डबल बॉन्ड अगर इसने फॉर्म करना है दूसरे ही कार्बन के साथ तो इसे 2 कार्बन्स तो यहाँ पे चाहिए ही एट मिनिमम। तो यहाँ पे भी 2 कार्बन्स होंगे, यहाँ पे भी 2 कार्बन्स एट मिनिमम होंगे। इसीलिए यहाँ पे जो अल्कीन्स और अल्काइंस हैं इनकी होमोलोगस सीरीज के फर्स्ट मेंबर्स क्या होंगे, जब हम यहाँ पे n को 2 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा C2H4, और इस सीरीज का फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा C2H2, और इस सीरीज का फर्स्ट मेंबर है CH4। यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। सो ये है जनरल फॉर्मूलाज अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के। तो हम अब देखते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। बेसिकली 4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जस्ट आप एक बार इनको देख लो। CHO ग्रुप को हम बोलते हैं अल्डिहाइड ग्रुप, COOH को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, C डबल बॉन्ड O को हम बोलते हैं कीटोन, एंड COH को हम बोलते हैं अल्कोहल। ये हैं 4 फंक्शनल ग्रुप्स। अगर कहीं पे CHO ग्रुप दिखे मींस वो क्या है, एल्डिहाइड है। COOH ग्रुप दिखे तो दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। C डबल बॉन्ड O ग्रुप दिखे तो कीटोन है। COH बॉन्ड दिखे तो दैट इज अल्कोहल। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे एक वैलेंसी इसकी फुलफिल है तो 3 वैलेंसीज पे कुछ ना कुछ यहाँ पे लगा होगा। यहाँ पे इसकी 2 वैलेंसीज अभी खाली हैं। ये COOH कैसे होता है, दिस इज लाइक दिस। तो यहाँ पे अभी कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है एंड यहाँ पे अल्डिहाइड इज लाइक, यहाँ पे भी कार्बन की एक वैलेंसी इज फ्री। सो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स। नाउ अगर हम इनकी होमोलोगस सीरीज की बात करें, अगर कहीं पे हमें लिखा दिख जाए HCHO मतलब यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन एटम है, अगर यहाँ पे हम CH2 ग्रुप जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास CH3CHO। सिमिलरली आगे आगे मेंबर्स जुड़ते जाएंगे तो ये किसकी होमोलोगस सीरीज हो जाएगी, अल्डिहाइड्स की। सिमिलरली यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज कैसे लिख सकते हैं हम पहले डिस्कस करेंगे। देखो अब यहाँ पे इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमारे पास क्या है
दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम यहाँ पे H लगाएं तो ये फर्स्ट मेंबर बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्या लगाएं, एक और CH2 ग्रुप ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा। तो मीन्स आगे की आगे यहाँ पे मेंबर्स जुड़ते जाएंगे। ये किसकी होमोलोगस सीरीज हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। सिमिलरली हम किसकी होमोलोगस सीरीज लिख सकते हैं, कीटोन्स की एंड अल्कोहल्स की। लेट्स डिस्कस अबाउट द एलोट्रोप्स। नाउ हमने स्टार्टिंग में ही चैप्टर में डिस्कस किया था कि इन फ्री स्टेट कार्बन एग्जिस्ट एज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। तो ये तीनों बेसिकली हैं क्या, दीज आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। व्हाट आर एलोट्रोप्स? एलोट्रोप्स वो होते हैं जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है यहां पर, डिफरेंट। So same chemical properties but different physical properties are known as allotropes. Carbon के basically 3 allotropes हैं, that is diamond, graphite and fullerene. So last chapter में we already discussed that diamond क्या है, it is the hardest substance and it is a poor conductor of electricity. बना किससे है, प्योरली कार्बन से बना है। एंड अगर हम इसको बर्न करेंगे तो क्या रिलीज होगी, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। एंड डायमंड के यूजेस क्या हैं, एक तो दिस इज यूज्ड इन ज्वेलरी, ऑल्सो बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है सब्सटेंस, इसीलिए इट इज यूज्ड, जो शार्प एज्ड डायमंड है इट इज यूज्ड टू रिमूव कैटरैक्ट फ्रॉम आईज। जो मोतिया उतर आता है इन आईज, उसको रिमूव करने के लिए द डॉक्टर्स यूज इट। एंड और क्या करता है डायमंड, हार्डेस्ट सब्सटेंस होने के कारण इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ कटिंग टूल, ठीक है। एंड यहां पे अगर हम आर्टिफिशियल दैट इज सिंथेटिक डायमंड्स, सिंथेटिक डायमंड्स की बात करें तो सिंथेटिक डायमंड्स क्या होते हैं, जो मैनमेड हैं, जो हमने डिजाइन किए हैं सिंथेटिक डायमंड, वो भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। एंड दे आर ऑल्सो शार्प एज्ड, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन ज्वेलरी। सो डायमंड में, ग्रेफाइट में और फ्लोरीन में, तीनों में ही है तो कार्बन ही कार्बन, बट इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। इसका क्या मतलब है कि इनके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिफरेंस है। तो स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, इन केस ऑफ कार्बन, इन केस ऑफ डायमंड, अभी अभी हमने देखा कि कार्बन की वैलेंसी है 4, तो उसने 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। डायमंड में क्या होता है, हर कार्बन ने 4 ही बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। दैट इज, अगर मैं ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूं कार्बन को, तो यहां पे हर कार्बन आगे 4 कार्बन एटम्स से लिंक्ड है। अगर यहां पे मैं दूसरा कार्बन एटम शो करूं तो ये भी किससे लिंक्ड होगा, एक ये कार्बन एटम से, एक ये कार्बन एटम से, एक ये कार्बन एटम से, एक ये कार्बन एटम से। सिमिलरली ये जितने भी कार्बन एटम्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे ही आगे कितने एटम से लिंक्ड हैं, 4 कार्बन एटम से लिंक्ड हैं। दैट इज ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। इसीलिए ही इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। This is the reason that in spite of being a non-metal, diamond is the hardest substance ever known. So rigid structure है, 3D structure है इसका, because हर कार्बन एटम आगे 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड है। Whereas अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में हमने क्या स्टडी किया था, दैट ग्रेफाइट इज अ
गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड क्या होता है, दिस इज स्लिपरी टू टच। इसीलिए हम इसको कैसे यूज करते हैं, एज अ ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट। जो मशीन्स के पार्ट्स होते हैं उनको ल्यूब्रिकेट करने के लिए वी यूज ग्रेफाइट। ऑल्सो ग्रेफाइट इज यूज्ड इन लेड पेंसिल्स। एंड ग्रेफाइट में क्या होता है, अब ये स्लिपरी क्यों होता है, बिकॉज ग्रेफाइट में 3D स्ट्रक्चर नहीं होता है, रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है। इस केस में एक कार्बन एटम आगे 3 कार्बन एटम से ही लिंक्ड होता है इंस्टेड ऑफ 4 कार्बन एटम्स एज दैट इन केस ऑफ डायमंड। तो यहां पे क्या होगा, हर कार्बन एटम आगे सिर्फ 3 कार्बन एटम से ही लिंक्ड होता है एंड इट फॉर्म्स हेक्सागोनल रिंग्स। हेक्सागोनल रिंग्स फॉर्म होती हैं। हेक्सागोनल मतलब 6 साइड्स होती हैं जिसकी। हेक्सागोनल रिंग्स फॉर्म होती हैं और इन रिंग्स की प्रॉपर लेयर्स होती हैं। मींस एक लेयर में पूरी हेक्सागन की रिंग्स, दूसरी लेयर में पूरी हेक्सागन की रिंग्स। और ये जो 2 लेयर्स हैं ये आपस में इतने डिस्टेंस पे होती हैं कि इन दोनों में जो कार्बन एटम्स हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता। उनमें इतना डिस्टेंस होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता उन 2 लेयर्स के आपस के कार्बन एटम्स में। तो वहां पे वो जो ऊपर की लेयर वाले कार्बन एटम्स हैं और जो नीचे की लेयर वाले कार्बन एटम्स हैं उन दोनों में कौन से फोर्सेस होते हैं, वहां पे होते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस कैसे होते हैं, दे आर वीक फोर्सेस। तो इन फोर्सेस के वीक होने के कारण क्या होता है, जो ग्रेफाइट है उसकी लेयर्स, ये दोनों लेयर्स स्लाइड कर सकती हैं क्योंकि फोर्सेस कम है। एंड द ग्रेफाइट इज स्लिपरी एंड नॉट रिजिड। तो ये क्या है, बेसिकली दिस इज सॉफ्ट। नाउ इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई, बिकॉज यहाँ पे एक कार्बन एटम आगे 3 ही कार्बन एटम से लिंक्ड है। मीन्स एक वैलेंसी इसकी फ्री है, वैसे तो इट फॉर्म्स डबल बॉन्ड, बट एक रिंग इसकी एक वैलेंसी इसकी फ्री है ड्यू टू विच इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड इसका कैसा होगा स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल रिंग्स फॉर्म होंगी। ब्लैक डॉट्स यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगेन कार्बन एटम्स को। हर कार्बन एटम आगे 3 कार्बन एटम से लिंक्ड होगा। ये एक लेयर बनाई हमने, अभी सेम दूसरी लेयर भी होगी यहां पे। एंड ये जो दोनों लेयर्स हैं इनमें आपस में कार्बन जो एटम्स हैं उनमें क्या होंगी, वैन डर वाल्स फोर्सेस। मींस ये कार्बन इस कार्बन से वैन डर वाल फोर्सेस से, नीचे वाला कार्बन नीचे वाले कार्बन से, ऊपर वाला कार्बन ऊपर वाले कार्बन से। सिमिलरली ये ऊपर वाला कार्बन इससे, ये नीचे वाले से। मींस जिसकी पोजीशन जो है वो उसी से ही जाके यहाँ पे लिंक्ड होगा। तो ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर में कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये है डायमंड एंड ग्रेफाइट। नाउ वी कम टू फ्लोरीन। फ्लोरीन तो बस इट इज अ स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स जिसमें 60 कार्बन एटम्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो यहीं से हमें पता लग रहा है कि कार्बन कितनी अच्छी कैटनेशन प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। दैट इज इस केस में 60 कार्बन एटम्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं बाय हेक्सागोनल रिंग्स एंड पेंटागोनल रिंग्स। एंड यहाँ पे इसकी शेप इज अ फुटबॉल शेप। एंड इसको बकमिनिस्टर फ्लोरीन बोलते हैं क्योंकि बकमिनिस्टर ने ही इसको डिस्कवर किया था। सो दीज आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। नाउ प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के आर नॉट इन सिलेबस, बट ये रिएक्शंस हैं सिलेबस में। तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की रिएक्शंस करने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये नेम्स इथेनॉल और इथेनोइक एसिड ये आए कहाँ से हैं। सी, अभी अभी हमने की थी होमोलोगस सीरीज। फिर हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हैं, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन एंड
अल्कोहल। नाउ इनके नेम्स कैसे करेंगे हम, देखो सबसे पहले जहाँ पे भी 1 कार्बन एटम प्रेजेंट होता है वहाँ पे हम यूज करते हैं वर्ड मेथ। जहाँ पे 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे वी यूज द वर्ड एथ, 3 कार्बन एटम्स prop, 4 कार्बन एटम्स ब्यूट, 5 कार्बन एटम्स पेंट एंड सो ऑन। बट बिकॉज इस बार IUPAC नॉमेनक्लेचर इज नॉट इन द सिलेबस, सो मैं यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 कार्बन्स पे ही लिमिटेड रख रही हूँ इस नेमिंग को। तो 1 कार्बन एटम के लिए मैथ वर्ड यूज करते हैं, 2 कार्बन एटम्स के लिए एथ वर्ड यूज करते हैं। अब हमने जो फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किए उनको हम चारों को तो अब यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज आउट ऑफ सिलेबस हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल वाले फंक्शनल ग्रुप को। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, COOH ग्रुप, और अल्कोहल क्या है, C के साथ जहां पे OH लगा हो, मींस OH ग्रुप बेसिकली क्या है, अल्कोहल है। ठीक, तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, ये है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। नाउ अगर कहीं पे भी हमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप दिखे, दैट इज जहां पे भी COOH लगा हो, वहां पे हम जो भी नेम होगा उस कंपाउंड का, उस पर्टिकुलर कंपाउंड का, उसके नेम के बाद में मींस पीछे हम क्या लगा देंगे, ओइक एसिड। अभी क्लैरिटी हो जाएगी थोड़ी देर में। और जहां पे भी हमें ये वाला ग्रुप दिखेगा OH ग्रुप, वहां पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे एट द एंड ऑफ द नेम, हम यूज करेंगे ओल वर्ड यूज, ओल। एंड यहां पे क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड वर्ड यूज करेंगे। अब देखो हमारे पास है क्या, इथेनॉल है और इथेनोइक एसिड है। अब इथेनॉल, इथ का मतलब 2 कार्बन्स, ओल का मतलब अल्कोहल, इथेनॉल। एथ का मतलब 2 कार्बन एटम्स, ओल का मतलब क्या है, यहाँ पे ओल का मतलब है कि अल्कोहल है। एंड दिस एन का मतलब होता है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन 3 तरह से कार्बन और कार्बन आपस में अटैच हो सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आर नोन एज अल्केन्स, डबल बॉन्ड अल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस। तो यहाँ पे एन यूज हो रहा है, एन का मतलब दिस इज अल्केन, मीन्स यहाँ पे कौन से बॉन्ड्स होंगे, सिंगल बॉन्ड्स होंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी पता लग गए, उन कार्बन एटम्स में बॉन्ड्स कौन से हैं, किस तरह के हैं, वो भी पता लग गए, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो भी पता लग गया। तो इसका मतलब इसका क्या है स्ट्रक्चर, दिस इज 2 कार्बन एटम्स हमने बनाने हैं, 2 कार्बन एटम्स हमने यहाँ पे बना दिए। साथ में हमें क्या चाहिए कि दोनों कार्बन एटम्स में एक सिंगल बॉन्ड हो, एंड हमें क्या चाहिए कि साथ में यहाँ पे एक OH ग्रुप भी लगा हो। तो हमने ये सब यहाँ पे लगा दिया। बट हमें तो पता है कि कार्बन की वैलेंसी तो 4 है, इस कार्बन ने तो अभी 1 ही वैलेंसी सेटिस्फाई की है, मीन्स इसके बाद पास अभी क्या लगे होंगे, 3 हाइड्रोजन्स लगे होंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। एंड यहाँ पे ये कार्बन है, एक बॉन्ड ये सेटिस्फाई, एक वैलेंसी ये सेटिस्फाई, 2 वैलेंसीज सेटिस्फाई, 2 वैलेंसीज बच गई। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम्स लगा देंगे, और यहाँ पे OH ग्रुप तो ऐसे का ऐसे ही लगता है। ठीक है, सो ये क्या बन गया, CH3CH2OH, इसी को क्या बोलते हैं, इथेनॉल। और अगर हम इन सबको कंबाइन कर दें तो ये क्या बनेगा, टोटल कितने कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स। टोटल कितने हाइड्रोजन एटम्स, 3, 2 + 1, टोटल 6 कार्बन एटम्स। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5OH। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इथेनॉल। अब हम बात करते हैं इथेनोइक एसिड की। सो इथेनोइक एसिड अगेन एथ, एथ का मतलब 2 कार्बन एटम्स, एन, एन का मतलब कार्बन, जो कार्बन है उनमें सिंगल बॉन्ड है। ओइक एसिड का मतलब फंक्शनल ग्रुप भी हमें पता है कौन सा है, COOH। तो ये बना क्या, 2 कार्बन एटम्स बना दिए हमने, और हमने क्या कर दिया, साथ में लगा दिया COOH ग्रुप। अब यहाँ पे ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो 2 कार्बन एटम्स हैं ये इस COOH के कार्बन को इंक्लूड करके हैं,
मीन्स एक ये कार्बन एटम, एक ये कार्बन एटम, दोनों कार्बन एटम्स के लिए ही हम यहाँ पे एथ वर्ड यूज कर रहे हैं। हम ये नहीं करेंगे कि यहाँ पे हम एथ के लिए 2 कार्बन एटम्स लगा दें और ओइक एसिड के लिए यहाँ पे फिर COOH लगा दें। नो, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे हम यही करेंगे कि एक कार्बन एटम है, दूसरे कार्बन एटम पे ही हमारे पास COOH ग्रुप लगा है। दोनों में बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। नाउ ये कार्बन की तो वैलेंसी पूरी हो गई। कैसे पूरी हुई? क्योंकि COOH एक्चुअल में है कैसे? ऐसे। अब देखो क्या ये कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है? 1 2 3 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। सो इस कार्बन की वैलेंसी तो है सेटिस्फाई। ये कार्बन ने भी एक ही बॉन्ड फॉर्म किया है, तो इसके पास क्या लगे होंगे? 3 हाइड्रोजन्स लगे होंगे। सो ये क्या बन गया? CH3 COOH। और इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज इथेनोइक एसिड। और इसको क्या बोलते हैं? C2H5OH को, इसको बोलते हैं हम इथेनॉल। तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में बेसिक इनके ये स्ट्रक्चर्स जानने के लिए हमें जो जरूरी था वो आई हैव एक्सप्लेन टू यू। नाउ स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस। सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। ओके, द फर्स्ट रिएक्शन इज द रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम इज Na। करना क्या है हमने? इथेनॉल दैट इज C2H5OH की रिएक्शन करवानी है Na के साथ। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था कि जितने भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन से ऊपर लाई करते हैं इन केस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, वहां पे वो सारे मेटल्स आर एबल ऑफ डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम देयर पोजीशन, एंड यहाँ पे भी वही होगा। सोडियम क्या है? हाइड्रोजन से ऊपर लाई करता है रिएक्टिविटी सीरीज में, सो हाइड्रोजन को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देगा। क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? C2H5O पे तो कोई भी फर्क नहीं किया, तो हमने यहाँ पे बचेगा C2H5O और साथ में H की जगह लग जाएगा Na। एंड उन रिएक्शंस में भी क्या होता था? हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज हो जाती थी, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। ठीक, अब यहाँ पे ये जो फॉर्म हुआ है इसको क्या बोलेंगे? देखो, जैसे हमने NaCl का नाम किया था, NaCl की नेमिंग क्या बोलते हैं हम इसको? सोडियम क्लोराइड। एंड जब हमने इसका आयनिक कंपाउंड देखा था तो हमने क्या देखा था? Na के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। मतलब हम क्या करते हैं? पॉजिटिव वाली चीज की नेमिंग पहले करते हैं, नेगेटिव वाली चीज की नेमिंग बाद में करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे इसका क्या नाम आ जाएगा? पॉजिटिव वाली चीज की नेमिंग पहले होगी। देखो, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, हमने डिस्कस किया, एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अब यहाँ पे मेटल तो सिर्फ Na है, एंड नॉन मेटल्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? Na के ऊपर, और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? यहाँ पे O के ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा? द नेम विल बी, पॉजिटिव चीज का नाम पहले, दैट इज सोडियम। नाउ इसका नाम आएगा इथॉक्साइड। इथॉक्साइड क्यों आएगा इसका नाम? एथ मतलब 2 कार्बन एटम्स, ऑक्साइड मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, सो द नेम इज सोडियम इथॉक्साइड। एंड साथ में यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हुई है? हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। नाउ हम करते हैं रिएक्शन टू फॉर्म अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नाउ इथेनॉल ने क्या करना है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है। हम क्या करेंगे? यहाँ पे इथेनॉल को खोल के लिख लेते हैं, दैट इज इथेनॉल इज CH3 CH2OH या C2H5OH। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कार्बन 2 है यहाँ पर और एक है यहाँ पर OH ग्रुप। अब इनकी वैलेंसीज कंप्लीट करनी है, तो क्या करेंगे? 3 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ, 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ। जब हम इसको हीट करेंगे विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? सी, यहाँ पे ये जो इथेनॉल हमने लिया है इसने क्या करना है? एक कार्बन से OH निकलेगा, दूसरे कार्बन से H निकलेगा, और क्या बन जाएगा? H और OH मिला के क्या बनाएंगे? वाटर।
तो यहाँ से इस कार्बन से निकला OH, इस कार्बन से निकला H, क्या बन गया ये H2O। साथ में क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, देखो एज इट इज जो ये चीज थी उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं विद एलिमिनेटिंग जो चीजें यहाँ से निकल गई हैं। सी यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, कार्बन और कार्बन में अभी भी सिंगल बॉन्ड है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन नहीं दिखाएंगे, अभी इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन्स हैं, एक ऊपर एक नीचे। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन्स हैं, एक ऊपर एक नीचे। ठीक, इतना हमने यहाँ पे देखा और यहाँ से OH और H निकल के वाटर बना के चले गए हैं। अब देखो अगर हम इस कार्बन की वैलेंसी देखें तो कितनी वैलेंसी है इसकी, 1 2 एंड 3, 3 बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं इसने। 1 बॉन्ड मींस 1 वैलेंसी अभी इसकी यहाँ से फ्री है। सिमिलरली इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं, 1 वैलेंसी इसकी फ्री है। अब इसके पास एक ही ऑल्टरनेटिव है अपनी वैलेंसीज को कंप्लीट करने का कि ये क्या करे, कार्बन और कार्बन में एक और बॉन्ड फॉर्म हो यहाँ पर और अपनी वैलेंसी को ये कंप्लीट कर ले। अब इस कार्बन की वैलेंसी 4, इस कार्बन की वैलेंसी 4, तो दोनों की वैलेंसी 4 4, बात बन गई। सो यहाँ पे ये बनेगा C डबल बॉन्ड C। और हमने ये डिस्कस किया था कि जिन कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड्स होता है उनको बोलते हैं अल्केन्स और वो बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और जिन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं अल्कीन्स और वो होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड से एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाया है और इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है। वैसे क्या है, वैसे दिस इज एन अल्कीन, ये क्या था वैसे, दिस इज एन अल्कोहल। अल्कोहल से हमने क्या बना लिया है, एक अल्कीन बना ली है। सैचुरेटेड कंपाउंड से हमने एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म कर लिया है। और यहाँ पे ये जो H2SO4 है, अब इसने क्या किया है, यहाँ पे वाटर को रिमूव करवाया है, OH और H यहाँ से निकाल के, और जो भी चीज़ें यहाँ से वाटर को रिमूव करवा सकती हैं उनको हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। डिहाइड्रेटिंग का क्या मतलब है, डी मतलब रिमूवल, किसका, हाइड्रेटिंग मीन्स वाटर का। सो यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4, दिस इज व्हाट, दिस इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। Okay, now we come to the reactions of ethanoic acid. फर्स्ट रिएक्शन क्या है यहाँ पे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एस्टर फॉर्म होगा। एस्टर का क्या मतलब है, जैसे अभी हमने 4 फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस किए, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, वैसे ही एस्टर भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम डिनोट करते हैं बाय RCOOR। COO तो सबको पता लग गया है, R का क्या मतलब है कि COO के इधर और COO के उधर कोई ऐसी चीज लगी होगी जहां पे कार्बन अटैच हो और कार्बन के साथ कोई और चीज अटैच हो, वो अभी हमें यहाँ पे क्लैरिटी हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, हमने वी विल सी द एक्टिविटी 4.7। टेस्ट ट्यूब ली एक, उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, एक एसिड डाला है और साथ में अल्कोहल। एसिड कौन सा डालना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड, दैट इज CH3COOH। साथ में उसमें डालना है अल्कोहल। कौन सा लेंगे यहाँ पे अल्कोहल, इथेनॉल। एंड इसको यहाँ पे एसिडिक मीडियम में, दैट इज यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, यहाँ पे हमने इस टेस्ट ट्यूब में एसिड, अल्कोहल एंड साथ में सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यू ड्रॉप्स ऐड किए और उसको यहाँ पे वाटर बाथ में कुछ देर के लिए हीट किया। हीट करने के बाद हमने क्या करना है, एक बीकर में वाटर लेना है 30 to 40 मिलीलीटर और उसमें उन कंटेंट्स को ऐड कर देना है। जब हम देखेंगे कैसी स्मेल आएगी, बहुत ही ज़्यादा फ्रेग्रेंस आएगी, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ एस्टर। मीन्स एस्टर्स आर क्या, स्वीट स्मेलिंग
एजेंट्स। सो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एस्टर फॉर्म होगा, COOR कैसे फॉर्म होगा, देखो या तो इसको ऐसे ही लिख लो या इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे इस OH को इधर लिख लो, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। कैसे लिख सकते हैं इसको, C2H5 OH। बेसिकली हमने यहाँ पे करना क्या है, वी हैव टू रिमूव वाटर ओवर हेयर। यहाँ से अगर हम वाटर रिमूव कर दें तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3COO C2H5, या यहाँ पे भी सेम ही आएगा CH3COO C2H5, और इसे ही बोलते हैं हम एस्टर। नाउ क्यों है ये एस्टर, COO लेफ्ट पे भी क्या लगा है, एक R ग्रुप, R मीन्स कार्बन के साथ कुछ लगा हुआ है, राइट पे भी क्या लगा है, R ग्रुप मीन्स कार्बन के साथ अगेन कुछ लगा हुआ है। सो दिस, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एस्टर, एंड साथ में यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, वाटर फॉर्म हुआ है। ओके, दिस इज द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब आते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन पे। अगर ये जो यहाँ पे एस्टर फॉर्म हुआ है, अगर इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस दैट इज NaOH ऐड कर दें तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी, यहाँ पे अगेन CH3COO, यहाँ से ब्रेक कर लो, क्या करो, यहाँ से क्या बनेगा, Na पॉजिटिव बनेगा और OH नेगेटिव बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी के लिए अगर आपको ये नहीं पता लग रहा कि कैसे आएगा चार्ज, तो जस्ट क्या करना है, आपने एक तरफ Na दे देना है, एक तरफ OH दे देना है, इस साइड पे Na, इस साइड पे OH दे दो, तो ये क्या बन गया, CH3COO Na, एंड साथ में क्या फॉर्म हो गया, C2H5OH। मतलब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में यहाँ पे हमने जो अल्कोहल यूज किया था, अगर यहाँ पे जो एस्टर फॉर्म हुआ है उसको हम दोबारा किसी बेस से ट्रीट कर दें तो क्या होगा, वही का वही अल्कोहल हमें यहाँ पे वापस मिल जाएगा विद द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, क्या है ये, हमने अल्कोहल वाली रिएक्शन में भी किया था, दिस इज सोडियम। अब दिस इज सोडियम, वहां पे फॉर्म हुआ था इथॉक्साइड, ठीक है, बिकॉज दैट वॉज C2H5ONa, ये क्या है, CH3COONa, दिस इज व्हाट, दिस इज सोडियम एसीटेट। अगर यहाँ पे CH3COOH होता, Na की जगह पे H होता, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। CH3COOH को हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। ये हमने किया था एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में। यहाँ पे हमने क्या किया है, H को रिमूव करके सिर्फ Na लगा दिया है, तो हम क्या नेमिंग कर देंगे इसकी, सोडियम एसीटेट, एंड साथ में ये तो इथेनॉल है ही। सो एस्टरिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन रिएक्शन हमने देख ली। अब देखते हैं द रिएक्शन विद बेस। अगर हम इथेनोइक एसिड में दैट इज इन CH3COOH, अगर हम यहाँ पे कोई बेस ऐड कर दें, दैट इज अगर हम यहाँ पर NaOH ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, सेम हमने क्या करना है, यहाँ से ब्रेक कर देना है, एक तरफ Na दे देंगे, एक तरफ OH, इस तरफ Na, इस तरफ OH, तो ये क्या बन जाएगा, CH3COONa प्लस H2O, दैट इज यहाँ से भी क्या बना है, सोडियम एसीटेट, एंड साथ में यहाँ पे क्या बन गया है, वाटर। और यहाँ पे ये जो सोडियम एसीटेट फॉर्म हुआ है, जो सपोनिफिकेशन रिएक्शन में भी फॉर्म हुआ था, सपोनिफिकेशन रिएक्शन इसको बोलते क्यों है, क्योंकि यहाँ पे होती है सोप की फॉर्मेशन, और सोप क्या होते हैं, लॉन्ग चेन कंपाउंड्स ऑफ, लॉन्ग चेन डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जहाँ पे एक सोडियम लगा होता है और बाकी सारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज CH3COO,
जहाँ पे भी COOH ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये क्या होते हैं, लॉन्ग चेन डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। नाउ वी कम टू रिएक्शंस विद कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अगर हम CH3COOH की रिएक्शन करवाएं कार्बोनेट के साथ, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लें Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, अगेन एक सॉल्ट फॉर्म होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी और वाटर फॉर्म होगा। तो यहाँ से दिस विल बिकम CH3COONA अगेन, एंड अब यहाँ पे बचा क्या, देखो CH3COO और Na तो यहाँ से यूज हो गए, पीछे बचा H और CO3। अगर हम यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करें तो अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, H2 एंड CO3। ये जो H2CO3 यहाँ पे फॉर्म हुआ है ये आगे किस में ब्रेक हो जाता है, H2O एंड CO2 में। मीन्स बेसिकली इस रिएक्शन में क्या होगा, जब हम इथेनोइक एसिड को ट्रीट करेंगे विद अ कार्बोनेट तो यहाँ पे बनेगा सोडियम एसीटेट एंड साथ में फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड साथ में फॉर्म होगा यहाँ पर वाटर। सो ये रिएक्शन है विद कार्बोनेट। अगर यहीं पे हम बाइकार्बोनेट की बात करें दैट इज CH3COOH की रिएक्शन करवाएं विद NaHCO3 विच इज सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहाँ से अगेन सेम बनेगा CH3COONA H2O एंड CO2। सो हमने रिएक्शंस देख ली इथेनॉल की भी एंड इथेनोइक एसिड की भी। क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, चाहे सोडियम कार्बोनेट मीन्स कार्बोनेट लें चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट लें, क्या फॉर्म होगा दोनों में ही हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड भी बोलते हैं इसको, या सोडियम एसीटेट, वन एंड द सेम थिंग। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म होगा यहाँ पे, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी, साथ में वाटर फॉर्म होगा। ये क्या था यहाँ पे, इथेनोइक एसिड। ये क्या था यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। सो यहाँ पे वी फिनिश विद दिस चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 4 which is carbon and its compounds.